गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। और कैसे हैं आप सब? वही हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ। तो बेटा जी, मैं आपका मयंक सर। आज वाले अपन इस लेक्चर में जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला चैप्टर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन, एम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन और बच्चों एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो बिल्कुल अपनी सीट पैकेज निकाल के मेरे साथ लग जाएं, मिलकर बेटा जी अपन इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। चलो, तो बोर्ड पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अच्छा क्वेश्चन बच्चों, शानदार। थोरेसिक केज कंसिस्ट ऑफ, बिल्कुल ट्विस्टेड अच्छा क्वेश्चन दिया देखो कि थोरेसिक केज बच्चों कंसिस्ट ऑफ। अब देखो थोरेसिक केज, रिब केज बेटा जी, ये वो केज अपन बोलते हैं ना, थोरेसिक बास्केट, जिसमें अपने लंग्स होते हैं, जिसकी पोजीशन बताते हैं कि वेंट्रल में स्टर्नम होती है, लेटरल में रिब्स होती है, पोस्टीरियर साइड में बेटा जी डायाफ्राम होता है, वो थोरेसिक केज, रिब केज, पसली परसुक पिंजर इसको बोला। हाँ तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन। अब देखो रिब केज में आपको बता रहा था कि वेंट्रल में स्टर्नम, लेटरल में रिब्स, ये डायाफ्राम, और डोर्सल में वर्टिब्रल कॉलम। देखो लेकिन बेटा जी कैसे क्वेश्चन पूछा आपसे कि थोरेसिक केज में क्या क्या प्रेजेंट होता है। रिब्स है बिल्कुल, वर्टिब्रल कॉलम, डायाफ्राम, रिब्स, डायाफ्राम, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, डायाफ्राम, स्टर्नम। देखो बेटा जी अच्छा क्वेश्चन। अच्छा ऐसे कि जो थोरेसिक चेंबर है उसमें हमने बताया कि वेंट्रल साइड में तो कौन होगा, स्टर्नम होगा बेटा जी। ये बोन कौन सी है, उरोस्थी, स्टर्नम। लेटरल साइड में कौन है, 12 पेयर्ड रिब्स है, पसलियां है। पोस्टीरियर साइड में बेटा जी पश्च सतह पर है डायाफ्राम, और जो डोर्सल साइड है, पृष्ठ सतह है, पोस्टीरियर पार्श्व में डायाफ्राम, डोर्सल साइड में बेटा जी वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, पूरा वर्टिब्रल कॉलम थोड़ी बच्चों थोरेसिक बास्केट बनाएगा। पूरे वर्टिब्रल कॉलम में तो 26 वर्टिब्रा होती है, 26 कशेरुकाएं होती है, जिसमें 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रल, 1 कोडल। तो वो सर्वाइकल, लंबर वो थोड़ी इंक्लूड होगी। तो इसमें केवल जो आपका ये बच्चों थोरेसिक वाला पोर्शन है ना, इतने पोर्शन में केवल कौन सी वर्टिब्रा होगी, थोरेसिक वर्टिब्रा होगी। तो बेटा जी इसमें आएगा थोरेसिक वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वक्षीय कशेरुकाएं शामिल करेंगे हम, वक्षीय पिंजरा, नाम ही वक्षीय पिंजरा है थोरेसिक, तो केवल थोरेसिक वर्टिब्रा जो 12 होती है। इस वजह से बेटा जी जहां जहां वर्टिब्रल कॉलम है उस वाले ऑप्शन को इन्होंने करेक्ट नहीं माना, इसलिए बेस्ट आंसर क्या गया इसका, सेकंड गया, रिब्स, डायाफ्राम और स्टर्नम। वर्टिब्रल कॉलम में केवल कौन, थोरेसिक वर्टिब्रा। क्लियर है बालकों? चलें अगले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमन। आरबीसी के रेफरेंस में सही क्या है? लग रहा है जैसे बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर का क्वेश्चन होगा, ब्लड का, लेकिन बेटा जी ट्रांसपोर्टेशन से पूछा है तो यही आएगा, दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल। ये CO2 का परिवहन नहीं करती है, ऐसा होता है क्या? आरबीसी बेटा जी O2 और CO2 दोनों का परिवहन करती है, बिल्कुल। आरबीसी से, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लगभग कितनी, 97%, और हीमोग्लोबिन से CO2 लगभग 20 to 25%। हीमोग्लोबिन से CO2 ट्रांसपोर्ट होती, दोनों को लेकर जाएगा। गलत हो गया। दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2, ये रहा, ये 20 से 25% CO2 का परिवहन करती है, सही है। अरे हीमोग्लोबिन से CO2 जुड़ेगी, कार्ब एमिनो कंपाउंड बनेगा, वही बेटा जी। दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ O2, गलत। कितने परसेंट O2 लेके जाती है, 97। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑफ ऑक्सीजन, बेटा जी गलत। तो इसमें आंसर करेक्ट पूछा है तो कौन सा गया, सेकंड। 20 से 25% CO2 का क्या करेगी, परिवहन करेगी। चलो मेरे लाडे सरों, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, सुनना इसकी बात, इसकी फीलिंग समझना, ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर हेल्पफुल इन नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग, अभी जो अपन सांस ले रहे हैं, सामान्य समातन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम बच्चों कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है? डायफ्राम में तो हो गई, डायफ्राम की फ्रेनिक मसल्स, और इंटरकोस्टल मसल्स में 2 होती है, IICM, EICM। तो नॉर्मल के टाइम बेटा जी कौन, EICM। नॉर्मल ब्रीदिंग में तो EICM है ना, जबकि IICM आपको बता रखा है जब ब्रीदिंग कैसी होगी, फोर्सफुल होगी, बलपूर्वक में IICM काम आएगा, नॉर्मल में EICM ही काम आएगा। सही सोचे आप।
और फ्रेनिक मसल बेटा जी किससे कनेक्टेड है? डायाफ्राम, वो फ्रेनिक मसल है। इन दोनों का रोल होगा तो फोर्थ कर दूं मैं, सेकंड और थर्ड। अगर फोर्सफुल की बात आती तो IICM होता। क्लियर है? इन दोनों मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। चलें आगे बच्चों, क्वेश्चन फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। डायग्राम याद आ गया? एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ट्रांसपोर्टेशन वाला है ये। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बेटा जी, एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स, देख लियो एनसीईआरटी में थोड़ा क्लियर दिखेगा। द फिगर गिवन बिलो शो ए स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस। इन विच वन ऑफ द ऑप्शन ABCD करेक्टली आइडेंटिफाई? ABCD को करेक्टली आइडेंटिफाई करना है तो बच्चों देखो मैं बता दूं, ये जो C है, C तो है एल्वियोलर एपिथेलियम, D है थोड़ा सा बीच में स्पेस है, बेसमेंट सबस्टेंस है, मैं बता ही देता हूं आपको लिख के, आधारी तत्व पदार्थ बोला था। B बेटा जी ये शायद RBC को इंडिकेट करता है, इसके अंदर की जो सेल है ना ब्लड, ये RBC है, B पल्मोनरी कैपिलरीज वो हो गया। तो पहले ऑप्शन देखो C क्या कह रहा है? C आर्टेरियल कैपिलरी पास ऑक्सीजन टू टिश्यू। C आर्टेरियल कैपिलरी थोड़ी है, C तो एल्वियोलाई है, वायुकुपी का ना, गलत है। A एल्वियोलर कैविटी, बिल्कुल A ये एल्वियोलर के कैविटी है, वायुकुपिका की कैविटी होगी A। मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, एल्वियोलाई ही से ही बच्चों वो गैसेज एक्सचेंज की प्राथमिक सतह बनाती है। और देख लो आगे, D कैपिलरी वॉल, D तो बेसमेंट सबस्टेंस है, कैपिलरी वॉल नहीं है। और B RBC ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली, तो D में बच्चों B बिल्कुल RBC है, लेकिन RBC क्या केवल CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है मेनली? RBC तो मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, इसलिए इसका आंसर अपना क्या जाएगा? सेकंड। तो सेकंड में जो A है बेटा जी एल्वियोलर कैविटी है और यही गैसियस एक्सचेंज का मेन साइट है। ऑक्सीजन चली जाएगी ब्लड में, CO2 वापस आ जाएगी एल्वियोलर कैविटी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन फिफ्थ पे आते हैं। Which one of the following is a possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? निम्न में से समातन के दौरान कौन सी निकटतम संभावना पाई जाती है? हाँ बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, अपनी बायोलॉजी में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बेटा जी जिनमें चारों ऑप्शन करेक्ट नहीं होते, मतलब जो आंसर अपने को चाहिए वो चारों ऑप्शन में अपने को नहीं मिलता, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में बेटा जी क्या करना पड़ता है कि जो मोर प्रॉपर होता है उन चारों में जो सबसे सही होता है, मोर करेक्ट होता है, वही आंसर जाता है। हालांकि वो एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने को बेटा जी अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, आंसर तो देना पड़ेगा। तो जो सबसे ज्यादा सही है उन चारों में से, मोर करेक्ट है, वही आंसर होगा। जैसे उसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे कि फॉलोइंग इज ए पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीदिंग बाय मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट। कैसे? ब्रीदिंग के रेफरेंस में पहला पढ़ते ही समझ आ जाएगा। वन कैन ब्रीथ आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, एक समातन के दौरान बिना ऑक्सीजन के वायु बाहर मुक्त करता है। बेटा जी जब आप एक्सपायरेशन करते हो तो क्या ऑक्सीजन बाहर नहीं आती? आएगी ना। 116 इवन, हाँ ध्यान रख लेना, इनहेल जो एयर है, जिस हवा को हम ग्रहण करते हैं, या जो एक्सपेल एयर है, जिस हवा को आप बाहर निकालते हो, जो ग्रहण की गई वायु है बेटा जी, इनहेल एयर में भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन CO2 से ज्यादा होती है, और एक्सपेल एयर में जो हवा बाहर जाएगी उसमें भी बेटा जी O2 की कंसंट्रेशन CO2 से ज्यादा ही होगी। वो टेबल में बता रखा है मैंने, 116 और 30 mmHg CO2, 110 के ऊपर O2 चलती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब आप एयर बाहर निकालो तो उसमें ऑक्सीजन हो ही ना, बिल्कुल होगी, इवन CO2 से ज्यादा होगी। गलत है। वन कैन ब्रीथ आउट एयर थ्रू यूस्टेकियन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ द नोज एंड द माउथ। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बच्चों आपने सांस ले ली, अब आपका नाक और मुंह दोनों बंद कर दिया तो आप हवा कान से निकाल सकते हो, पता नहीं कहां से है ना, ये कह रहा है। यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब समझ गए, कान और फेरिंग्स को कनेक्ट करने वाली यूस्टेकियन ट्यूब, वही यूस्टेकियन ट्यूब जो आपके एयर ड्रम, हाँ कान के पर्दे के दोनों ओर एयर प्रेशर को मेंटेन रखती है, वायु दाब को बनाए रखती है, कान के पर्दे को बचाने वाली वो। तो नाक और मुख को बंद करके यूस्टेकियन नलिका के द्वारा कान से हवा निकाल सकते हैं, ऐसा होता है क्या? अरे नहीं नन्हे मुन्नो। थर्ड पे आओ। वन कैन कॉन्शियसली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बाय मूविंग द डायफ्राम अलोन विदाउट मूविंग देयर रिब्स एट ऑल। ये कह रहा है कि एक तनुपट में गति और पसलियों में बिना गति के द्वारा स्वांतन की क्रिया संपन्न कर सकता है, मतलब बिना रिब्स के अपन डायफ्राम के द्वारा नॉर्मल ब्रीथ कर सकते हैं। अब देखो इस पे भी आऊंगा। फोर्थ पे देखो, लंग्स कैन बी मेड फुल्ली एम्प्टी बाय फोर्सफुल ब्रीदिंग आउट ऑल एयर फ्रॉम देम। ये कह रहा है कि हम फोर्सफुल बलपूर्वक बहिश्वसन करके फेफड़ों को पूरा खाली कर सकते हैं
बलपूर्वक बहिश्वसन करके हम फेफड़ों को पूरा खाली कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चों? है क्या? नहीं है। कितनी भी फोर्सफुल एयर बाहर निकालो, हमेशा फेफड़ों में कुछ हवा रह जाती है, और वो जो रहने वाली हवा है वो क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम है। वो क्या कहलाएगा? आरवी कहलाएगा, जो हवा अपने लंग्स में रिमेनिंग रहेगी बच्चों। क्लियर है? अब थर्ड देखो, ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो कंप्लीटली इनकरेक्ट, गलत है बच्चों। थर्ड कह रहा है कि अपन, अब देखो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है ना बच्चों, नोट्स में आपको बताया हुआ है, नॉर्मल ब्रीदिंग में डायाफ्राम का रोल होता है मोर देन 70%, और 22 से कम परसेंट जो रोल होता है वो रिब्स का होता है। अभी जो अपन सांस ले रहे हैं उसमें डायाफ्राम का रोल है मोर देन 70%, हाँ, और रिब्स का कंपैरेटिवली कम रोल होता है। तो बोला जा सकता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग में हम डायाफ्राम के थ्रू कर लेते हैं, हाँ, लेकिन रिब्स का बिल्कुल विदाउट मूविंग देयर रिब्स ये सही नहीं है। लेकिन वैसे तो चारों ही बच्चों बिल्कुल करेक्ट नहीं है, लेकिन जब कंपैरिजन करेंगे तो बाकी तीन के कंपैरिजन जो थर्ड है ये कंपैरेटिवली ज्यादा सही है, मोर करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या गया? थर्ड गया। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? जब चारों सही नहीं हो तो जो ज्यादा उनमें से मोर करेक्ट हो बेटा जी वही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बल्क ऑफ CO2 रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट इज, जो मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्टेशन बच्चों आपको पता हो तो CO2 तीन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, डिसोल्व इन प्लाज्मा लमसम 7%, बाय RBC और बाइंड विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके 20 to 25%, एज ए बाइकार्बोनेट आयंस 70%। तो सबसे ज्यादा CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। बिल्कुल पहला ऑप्शन, बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC हो गया। बाइकार्बोनेट ब्लड प्लाज्मा RBC दोनों का रोल होता है। फ्री CO2 इन ब्लड प्लाज्मा 70%, कार्बामिनो गलत और कार्बामिनो गलत, पहला ही हो गया। मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट किसके? एज ए बाइकार्बोनेट आयंस, उसके लिए एक एंजाइम भी होता ना बेटा जी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसके अमाउंट RBC में प्लाज्मा से ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन के रेफरेंस में करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चुनाव करो। करेक्ट इनकरेक्ट का अंडरलाइन कर लिया करो ताकि आपको ध्यान रहे। सिगरेट स्मोकिंग में लीड ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, सिगरेट स्मोकिंग। अब देखो बेटा जी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिगरेट धूम्रपान से, सिगरेट स्मोकिंग से एनसीईआरटी में बता रखी है कौन सी डिसऑर्डर? एम्फाइसेमा, वात स्फीति, जिसमें एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, वायुकुपिका की भित्ति वो नष्ट हो जाती है ना। ब्रोंकाई स्वेलिंग तो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा अलग हो गया। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। वो बच्चों पोन्स, हाइंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क का पोन्स पार्ट जिसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, श्वास नूचलन केंद्र है, उससे जब सिग्नल आएंगे तो क्या होगा? इंस्पायरेशन इनहिबिट होगा कि इंक्रीज होगा? इनहिबिट होगा। बिल्कुल क्लियर बात बेटा जी। तो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, गलत हो गया। वर्कर इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, जो व्यक्ति मजदूर बेटा जी इनमें माइंस की फैक्ट्रियों में, खदानों में काम करते हैं, उनके फेफड़ों में फाइब्रोसिस के चांसेस होते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी में लास्ट डिसऑर्डर जो दे रखा ना, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी, व्यावसायिक श्वसनीय विकार, माइंस वगैरह में काम करते हैं, सिलिका फेफड़ों में जम गई बेटा जी तो फाइब्रोसिस हो गया, प्रोलिफरेशन, वही तो फाइब्रोसिस है। बिल्कुल। अबाउट 90% ऑफ CO2 इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन, गलत, 25% के लगभग होती है इससे। तो थर्ड कर देंगे बेटा जी, इसमें करेक्ट कौन सा आ गया? थर्ड आ गया। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। अगला, पीपल हु हैव माइग्रेट फ्रॉम द प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइंग रोहतांग पास अबाउट 6 मंथ बैक। ये देखो बेटा जी, हिली एरियाज वाले कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। रोहतांग दर्रा है ना अपने, तो वहां पर चले गए, हिली एरिया से कनेक्टेड या माउंटेन एरिया से आपको पूछ ले तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे करोगे देख लो। रोहतांग दर्रा बच्चों, रोहतांग पास जो है मनाली के पास, पीर पंजाल हिमालय एरियाज के उसी में, उसी की आगे की बच्चों ये पार्ट उसी का है। मनाली एरिया मतलब हिली स्टेशन की बात कर रहा है, माउंटेन एरियाज की बात कर रहा है। तो अपने को पता ना बेटा जी, जब सरफेस से अपन ऊपर की ओर चलते हैं माउंटेन एरियाज पे तो क्या चेंजेस आते हैं, वो एक डिसऑर्डर बताते हैं अपन, माउंटेन सिकनेस, तुंगता बीमारी, इकोलॉजी में भी आता है। तो बच्चों एल्टीट्यूड एरियाज पे, ऊंचाई पर, माउंटेन पर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगी,
हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होगी, लेकिन आपकी जो बॉडी है बेटा जी वो आरबीसी को बढ़ा देगी। अच्छा है, ध्यान रखना, क्वेश्चन ठीक है। माउंटेन एरियाज हैव मोर आरबीसी एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज ए लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन। बिल्कुल आरबीसी बढ़ेगी, लेकिन बेटा जी ऑक्सीजन से एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कम होगी। क्यों? क्योंकि जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की, आपका जो कर्व था डिसोसिएशन कर्व है, वही तो कहता है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो परसेंटेज सेचुरेशन हीमोग्लोबिन की बढ़ेगी। तो सरफेस से ऊपर जाने पर तो PO2 क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ही कम है, तो हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी बंधुता कम होगी। क्लियर है? बिल्कुल बेटा जी, अच्छा क्वेश्चन। आर नॉट फिजिकली फिट टू प्ले गेम्स, ठीक है। सफर फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम लाइक नोजिया, फैटिग एटसेट्रा। 6 मंथ बेक की बात बच्चों कर रहा है। हैव द यूजुअल आरबीसी काउंट बट देयर हीमोग्लोबिन हैज वेरी हाई। यूजुअल नहीं, उसमें आरबीसी नॉर्मल के कंपेयर क्या होगी? ज्यादा, हालांकि एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कम। फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। फिर डायग्रामेटिक बेटा जी एनसीईआरटी का डायग्राम है, देख लो थोड़ा सा। मैं इसको ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ। ये रहा ए जो बच्चों, ये तो ट्रेकिया है, थोड़ा सा आप एनसीईआरटी में भी देख लियो डायग्राम। डी डायफ्राम है ना, कोशिश करियो, दिख रहा है क्या? तो कह रहा है कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है ABCD में, जो सही है वही। तो डी लोअर एंड ऑफ लंग्स, डी बेटा जी ये रहा डी लोअर एंड ऑफ लंग्स नहीं है, डी तो डायफ्राम है ना वो डायग्राम। डी लंग्स के नीचे डायफ्राम है बेटा जी, ऊपर थोरेसिक कैविटी, नीचे एब्डोमिनल। गलत है पहला। सेकंड में ए ट्रेकिया दे रखा है, बिल्कुल लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाई कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। बेटा जी ट्रेकिया में जो छल्ले होते हैं, जो रिंग्स होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं कि इनकम्प्लीट होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं, अपूर्ण होते हैं। कार्टिलेज के बनते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के, लेकिन इनकम्प्लीट, डोर्सली इनकम्प्लीट। तो गलत हो गया ना ये। बी प्लूरल मेम्ब्रेन, बी हाँ, ये बच्चों लंग्स की जो कवरिंग है ना, इसको प्लूरल मेम्ब्रेन ही बोल देते हैं। फुफ्फुस आवरण। सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड टू प्रोवाइड कुशन। सराउंड रिब्स, तो फुफ्फुस झिल्ली बच्चों पसलियों को, रिब्स को कवर करती है कि लंग्स को करती है? वो तो लंग्स, फेफड़ों को कवर करती है ना, पसलियों को थोड़ी करती है। गलत हो गया। अब तो ऑप्शन ही एक बचा है, फोर्थ वाला, सी एल्वियोलाई। ये थोड़ा सा अंदर वाला है बेटा जी, ये सी, तो वहां पैकेज में देखोगे तो दिख जाएगा। एल्वियोलाई है, यूनिट ऑफ लंग्स। थिन वॉल वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। थिन वॉल्ड है, वेस्कुलर बैग, वेस्कुलर संवहनीय का मतलब जिसके पास क्या हो? ब्लड वेसल्स हो। तो फोर्थ ही हो जाएगा, ब्लड वेसल्स है तभी तो गैसेज का क्या करेगी? एक्सचेंज करेगी एल्वियोलाई। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन? ये 2 बार पूछा गया है बेटा जी क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जब ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में तो क्या कॉमन बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट वाले बेटा जी अपने दे रखा है, देख लो, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बना? अब डायरेक्ट नहीं बनता बेटा जी, वैसे रिएक्शन आप बता देते हो, CO2 H2O ATP, हाँ 6, ये वही हो गया। अब स्टेप ऐसा होता है कि सेल में सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, इसको आप ग्लाइकोलाइसिस बोलते हो। पायरुविक एसिड से बेटा जी फिर बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A, और एसिटाइल कोएंजाइम A से फाइनली वो CO2 H2O वो सब बनेंगे। तो इन स्टेप्स को आप क्या बोलते हो? सबसे पहले बेटा जी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना क्या कहलाया? ग्लाइकोलाइसिस। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनना लिंक रिएक्शन, और फाइनली ये कहलाता है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है बच्चों, ध्यान अपने को, उसे स्टार्ट करेगा ये एसिटाइल कोएंजाइम A, 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट। तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट में ये कॉमन बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A, वही फिर स्टार्ट करेगा क्रेब्स साइकिल, देन CO2 और H2O। 2 बार बना हुआ क्वेश्चन है। मीडिएटर, ये पहला ऑप्शन है एसिटाइल कोएंजाइम A। क्लियर है? एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं। एनारोबिक होता तो पायरुविक एसिड से वो मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता बच्चों, बैक्टीरिया में आप बोल देते हो एथिल अल्कोहल वगैरह। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। बार बार ये CO2 ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन देख लो, 3-4 बार आ गया है। यही अपने क्वेश्चन बैंक सोल्व करने का बेनिफिट रहता है कि आपको आइडिया लगे किस पॉइंट से बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो CO2 का मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन एज ए बाइकार्बोनेट आयन, ये रहा थर्ड, एज ए बाइकार्बोनेट आयन।
क्लियर है, 70% CO2 इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है बेटा जी। ये लो 12वां क्वेश्चन, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। अभी बता रहे थे इस चैप्टर के सारे डिसऑर्डर बच्चों क्वेश्चन बने हुए उन पर। सिगरेट स्मोकिंग से क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब आपको बेटा जी लॉन्ग लास्टिंग, ऐसे डिसऑर्डर जो लंबे टाइम तक रहे वो क्रोनिक कहलाते हैं, और जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं उनको बेटा जी एक्यूट वर्ड यूज करते हैं। जैसे एक बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में आता है एंजीना पैक्टोरिस, हाँ एक्यूट चेस्ट पेन, थोड़े टाइम के लिए चेस्ट पेन एक्यूट, और जो लंबे टाइम तक रहे क्रोनिक। एम्फाइसेमा हो गया वात स्फीति, सिगरेट स्मोकिंग से क्रोनिक डिसऑर्डर तो ये है ना, एल्वियोलाई की जो वॉल है वो डैमेज हो गई, सरफेस एरिया रेस्पिरेशन के लिए कम हो गया, एम्फाइसेमा। कर दें सेकंड, वात स्फीति, बिल्कुल सीधा ही है। क्वेश्चन 13 पे आया, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, अगर पीएच बच्चों ब्लड की पीएच कम हो जाए तो, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। पीएच ब्लड की आप बताते हो 7.4, ठीक है, स्लाइटली एल्केलाइन, हल्का क्षारीय होता है। ये कह रहा है कि अगर पीएच में कोई डिक्रीमेंट आया तो बेटा जी क्या इफेक्ट पड़ेगा, याद करो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना टूटना, फॉर्मेशन डिसोसिएशन। तो जब H+, हाँ जब बेटा जी पीएच बढ़ेगी या कम होगी तो उसका क्या इफेक्ट था, पीएच बढ़ने का मीन तो H+ कम हुए तो फॉर्मेशन होगा, और पीएच जब कम होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। फैक्टर याद है ना आपको। तो रिलीज बाइकार्बोनेट आयंस, लीवर ठीक है, रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट गलत, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, हो गया फोर्थ। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी है वो कम हो जाएगी। देखो बेटा जी वो एफिनिटी डिपेंड किस पर करती है, जो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो फैक्टर आते हैं ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण को कौन से फैक्टर बेटा जी इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसमें बताया था PO2 ज्यादा, PO2 ज्यादा तो CO2 कम, H+ कम, टेम्परेचर कम, H+ कम तो pH ज्यादा। तो pH ज्यादा होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा। ये कह रहा है pH में कमी, रिडक्शन, कम होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं डिसोसिएशन होगा। ये लो डिक्रीज द एफिनिटी हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की बंधुता कम हो जाएगी। और ज्यादा बेटा जी एसिडिक पीएच रहे ना ब्लड का तो O2 ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगी, टिश्यू तक O2 डिलीवर नहीं होगी, बिना O2 के डेथ भी हो सकती है। इसलिए ब्लड की पीएच क्या रखी जाती है, मेंटेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपसे, 14th क्वेश्चन, अस्थमा। इसी चैप्टर का एक और डिसऑर्डर आ गया, अस्थमा, दमा, एलर्जी, डस्ट पार्टिकल से होने वाली एलर्जी, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स। अब बच्चों लंग्स में जो फ्लूइड है ना वो न्यूमोनिया में भर जाता है, न्यूमोनिया डिजीज है ना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, वो भी न्यूमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अस्थमा तो एलर्जी है, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स। अब वो जो बच्चों एलर्जी अभिक्रिया होती है वो कौन सी सेल से, तो ये न्यूमोनिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी न्यूमोनिया में मान सकते हो। एलर्जिक रिएक्शन तो अस्थमा बेटा जी क्या हो गई, एलर्जिक रिएक्शन, और वो एलर्जी डस्ट पार्टिकल से हो सकती है, धूल मिट्टी के कणों से हो सकती है। ट्रेकिया इन्फ्लामेशन में तो आप बता सकते हो ब्रोंकाइटिस वो जो अलग से आता है, ट्रेकिया में यहाँ इन्फ्लामेशन इन जनरल नहीं होता, तो मेन ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है बेटा जी अस्थमा। आंसर थर्ड रहेगा इसका। लो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। तीनों में कॉमन अभी बताया था आपको कौन था, एसिटाइल को एंजाइम ए, 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट। चलो आगे, हाँ बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग इज, अच्छा क्वेश्चन है, किससे कंपेयर कर रहा देख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग इज। अब बेटा जी एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना होता है आपको पता होना चाहिए, वो एक टेबल दे रखी है इसमें। एल्वियोलाई में बेटा जी होता है 104 mmHg। अब इसको कंपेयर करवा रहा है, इक्वल टू दैट इन द ब्लड, ब्लड में जितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है उसके बराबर होता है क्या बेटा जी। ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर प्योर ब्लड की बात आए तो 95 mmHg होता है, तो प्योर ब्लड में कम होता है, इम्प्योर में भी और कम होगा। मोर देन दैट इन द ब्लड, ब्लड से ज्यादा होता है, बिल्कुल 104 है तो ब्लड के प्रेशर से तो ज्यादा ही होगा, सेकंड सही जा रहा है। थर्ड भी देख लो, लेस देन दैट इन द ब्लड,
ब्लड में है उससे कम होगा, कम तो नहीं होगा, यहाँ ज़्यादा है। लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से कम होगा। एल्यूलाई में बेटा जी अगर CO2 पूछी जाए तो आप बताओगे 40 mm। अच्छा जी, तो CO2 से ज़्यादा, तो करेक्ट कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। डेटा याद है तो आप इसको इजी वे में बेटा जी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। और इस चैप्टर में जो टेबल है CO2 और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की, बिल्कुल ध्यान रखना उसको। बनते हैं क्वेश्चन, आ जाओ 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। Lungs do not collapse between breath and some air always remain in the lungs which can never be expelled because, बेटा जी कभी भी लंग्स पूरी तरह से नहीं पिचकते, एल्वियोलाई पूरी तरह से कोलैप्स नहीं होती और हमेशा कुछ ना कुछ एयर अपने लंग्स में रहती है जिसको आप रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हो ना। क्यों नहीं? तो उसका देखो लॉजिक है कि वो नेगेटिव प्रेशर वाला है, वो दे भी रखा है कि भाई एयर हमेशा मूव करती है बेटा जी हाई टू लो, हाई टू लो मूव करेगी। तो जब हाई टू लो आएगी, कैसे मूव करेगी? हाई टू लो। तो बेटा जी हाई टू लो जब एयर प्रेशर मूव करती है तो अंदर कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर के प्रेशर कम होगा, तभी तो हाई टू लो जाएगी। उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। अब देखो इसमें देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, ठीक है, सही बात है, लेकिन बहुत बार अपन बेटा जी सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं और उस चक्कर में भी कई बार कुछ क्वेश्चंस अपने गलत हो जाते हैं, फिर अपन बोलते हैं सर सिली मिस्टेक हो गई। अब देखो इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा सही देखो एक स्टेटमेंट और आ रहा है, देयर इज ए नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल। ये देखियो इंट्राप्लूरल वही हो गया ना लंग्स का प्रेशर, इंट्राप्लूरल या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इसी को बोलते हैं। नेगेटिव है और वो पुलिंग द लंग्स वॉल, वो जो फेफड़ों की भित्तियों एक दूसरे से दूर खींचेगा, एल्वियोलाई को आपस में चिपकने से, पिचकने से, सिकुड़ने से, कोलैप्स होने से रोकेगा, उनके बीच में स्पेस रखेगा, खींचेगा एक दूसरे से दूर। सरफेक्टेंट भी होता है लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड, उसका भी रोल है। तो बेस्ट बेटा जी सेकंड हुआ, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल। नेगेटिव है और एल्वियोलाई को एक दूसरे से पिचकने से, कोलैप्स होने से रोकेगा, इसलिए बेटा जी सेकंड कर दिया, बाकी फर्स्ट भी सही है, उससे ज्यादा सही सेकंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर आए हम। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सेक द एल्वियोलाई, बिल्कुल हवा भरी रहती है एल्वियोलाई में। दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ, वैसा सा ही मिलता जुलता क्वेश्चन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी, बलपूर्वक बहिश्वसन के बाद भी कुपिकाएं नहीं पिचकती, या यूं कहूं फेफड़े अपने कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होते, नॉट फुली एम्प्टी, बिकॉज उनमें कौन प्रेजेंट होगा? आरवी बेटा जी हमेशा प्रेजेंट होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम, उसको बोलते भी क्या हो? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बलपूर्वक बहिश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष बची वायु की मात्रा और उसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, 1100 से 1200 मिलीलीटर। एक और आरवी की बच्चों विशेषता है, आरवी का मापन वो क्या था इंस्ट्रूमेंट? स्पायरोमीटर। इससे आरवी को मेजर नहीं कर सकते, आरवी कांट मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, ये भी ध्यान रख लेना। एडिशनल कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम करते चलेंगे, हम डिस्कस बताते चलेंगे आपको। 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये लो डिसऑर्डर का एक और क्वेश्चन इस चैप्टर, सारे डिसऑर्डर से पूछे गए। एंथ्रेसिस, ये तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। सिलिकोसिस आ गया, फेफड़ों में लंग्स में डिपोजिशन ऑफ सिलिका। फाइब्रोसिस, बोटुलिज्म बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। एम्फाइसेमा, तो एल्वियोलाई डैमेज होने वाला है, तो इसमें एग्जैक्ट क्या हो गया? सिलिकोसिस, डिपोजिशन ऑफ सिलिका लंग्स में। माइंस में काम करते हैं, खदानों में, फैक्ट्रियों में, तो माइंस में वो सिलिका डिपोजिट हो गई, फाइब्रोसिस हो गया। अगला बेटा जी, Which of the following option correctly represent the lungs condition correctly in asthma and emphysema respectively? फिर से डिसऑर्डर का क्वेश्चन, इस चैप्टर के डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है बेटा जी, एनसीईआरटी वाले दोनों के बारे में पूछ लिया, अस्थमा एंड एम्फाइसेमा रेस्पेक्टिवली। तो अस्थमा इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, बिल्कुल, और एम्फाइसेमा में डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, सही है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होगी, एल्वियोलाई डैमेज होगी। दूसरा इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल की नंबर बढ़ेगी थोड़ी, इंक्रीज गलत, डिक्रीज रेस्पिरेटरी गलत। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब बच्चों पहले अस्थमा के बारे में देख लो, तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल में स्वेलिंग है और रेस्पिरेटरी सरफेस में कमी आ गई, वो इसका एम्फाइसेमा का रीजन है, तो फर्स्ट ही हो गया, बिल्कुल जा रहा है सीधा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 21। लो ये लो, लंग्स वॉल्यूम कैपेसिटी, इनसे भी वैल्यू पूछ ली जाती है बच्चों। मेज द कॉलम में टाइडल वॉल्यूम जैसे 500 ml हुआ, IRV 2500 हुआ, ERV 1000 हुआ,
और आरवी अभी 1100 में बता रहा था, वैसे वो वैल्यू आपको याद रखनी है। तो टाइडल वॉल्यूम कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा 500 ml, IRV 2500, ERV 1000 और RV 1100। मिला लेना मेज द कॉलम, सीधी सी वैल्यू है, बस रखनी है आपको। आ गया आंसर। 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइडल वॉल्यूम, ये भी अच्छा क्वेश्चन। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट। अब एक एथलीट धावक की बच्चों दे रखा आपको कि टाइडल वॉल्यूम आपको दे दिया कितना 500 ml, और बेटा जी आपको क्या दे दिया ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना दे दिया 1000 ml मिलीलीटर। What will his be expiatory capacity if the residual volume is 1200? RV दे दी आपको 1200 और आपसे पूछ रहा क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब 2 या 2 से ज़्यादा हम वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो आपके पास कैपेसिटी आ जाती है। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस IRV, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस ERV, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ERV प्लस RV, वाइटल कैपेसिटी टीवी प्लस IRV प्लस ERV, और टोटल लंग कैपेसिटी में चारों ऐड करो। ध्यान है। तो अगला आपसे पूछ रहा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये आपको पता है, ये आएगी टीवी प्लस ERV, बस RV का रोल ही नहीं है। टीवी 500, ERV 1000, तो इसका आ गया 1500 1500 ml। कहाँ है, थर्ड में है, तो अपना आंसर क्या गया, थर्ड गया बेटा जी। बात भेजे में घुसी, उतर गई भेजे में, सेरेब्रम तक डीपली, ओके। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बेटा जी, ड्यू टू, वही लो फिर से डिसऑर्डर का क्वेश्चन आप लोगों का वेट कर रहा है। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जन एंड पोल्यूटेंट मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोजिंग विजिंग ड्यू टू, क्या कर रहा है, वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन, ये डस्ट पार्टिकल वगैरह प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में, बेटा जी जो ये मेट्रो सिटीज में रहने वाले, इस क्वेश्चन को आप कनेक्ट कर सकते हो अपने हेल्थ डिजीज वाले चैप्टर से। 12th एनसीईआरटी का जो 8th चैप्टर है उसमें एलर्जी के में पूरी लाइन दे रखी है बच्चों। घरघराहट, ब्रीदिंग के टाइम घरघराहट, विजिंग साउंड साथ में आता है। अस्थमा के सिम्टम है सारे एलर्जी। क्यों हो रही है, देखो कहाँ है अस्थमा, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, गलत। रिडक्शन इन द सर्फ सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय न्यूमोसाइट, देखो बेटा जी ये सर्फेक्टेंट था ना, ये लेसिथिन था, फॉस्फोलिपिड होता है। सर्फेक्टेंट जो सरफेस टेंशन को कम करे, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, वो एल्वियोलाई पिचक जाती है, दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मैंने नोट्स में आपको बता रखा है इसको, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, RDS बोलते हैं। बेनाइन ग्रोथ ऑफ म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल, ऐसा कुछ है नहीं था। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये लो, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की इन्फ्लामेशन ही किसमें थी, अस्थमा में। और अस्थमा क्या था, एलर्जिक डिसऑर्डर ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स। फोर्थ हो गया, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन में ट्विस्ट ला दिया, मोल्ड कर दिया, अच्छा बना दिया। क्वेश्चन 24th पे आ जाओ, 24th पे, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज नोन एज, ए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल दिया, ER भी बाहर निकाल दी फोर्सफुली। अब बोले आपसे मैक्सिमम एयर इनहेल करो, वाइटल कैपेसिटी याद आया। वाइटल कैपेसिटी बेटा जी क्या है, टीवी प्लस IRV प्लस ERV, दोनों है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, इसको ऐसे भी बोल दो, ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन। दोनों चीजें बच्चों, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम कितनी इनहेल कर सकते हो, या इसके जस्ट अपोजिट रिवर्स बोल सकते हो, एक ही बात है। तो उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, जैव क्षमता, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड डेफिनेशन। 25th पे आ गया, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन ढूंढो। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, एक्सपायरेशन जब हवा बाहर निकालनी है तो बेटा जी बस फिक्स रखो, डिफ्यूजन हाई टू लो चलाना है, गैसेज को हाई टू लो, तो हवा अंदर से बाहर मतलब अंदर प्रेशर हाई बाहर कम, तो अंदर हाई करने का मतलब वॉल्यूम कम करो। हाँ बच्चों, तो एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, एक्सपायरेशन में थोड़ी होगा। इंस्पायरेशन जब आप करते हो तब बेटा जी डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, फ्रेनिक मसल्स में, तब अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, तब हाई टू लो। तो एक्सपायरेशन नहीं, या इंस्पायरेशन आना चाहिए था, गलत हो गया।
एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, बाह्य अंतरापरशुक पेशियों के कारण बहिःश्वसन की उत्पत्ति होती है। अब एक्सपायरेशन बच्चों होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, अब उसमें कॉन्ट्रैक्शन है कि रिलैक्सेशन है ये नहीं दिया, तो हमें अगले स्टेटमेंट में चलना है। पहले इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में वही हमेशा हाई टू लो चलना है आपको। तो क्या कह रहा है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़ों के अंदर का प्रेशर वातावरण वायुमंडलीय प्रेशर से कम होता है, बिल्कुल कम होता है, बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तभी तो हवा बाहर से अंदर आई है बेटा जी, हाई टू लो। फोर्थ, इंस्पायरेशन अगर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये गलत हो गया, तो इसमें थर्ड आंसर आ जाएगा। सेकंड क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्सपायरेशन अगर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सपायरेशन इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से होता है। अब उसमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है कि रिलैक्सेशन कुछ क्लियर नहीं है, उसमें रिलैक्सेशन होता है तब एक्सपायरेशन होगा, नॉर्मली तो आप कॉन्ट्रैक्शन मानोगे, कॉन्ट्रैक्शन से तो क्या होगा, इंस्पायरेशन, इसलिए बेटा जी थर्ड गया इसका आंसर। ठीक है, 26 पे आते हैं अपन। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में होने वाली घटनाओं को सही देख लो। एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सीक्वेंस क्या है बेटा जी, इंस्पायरेशन के टाइम ध्यान आपको डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, बस वही है ना, अंदर आपको प्रेशर क्या करना है, यही तो है, बस ये लंग्स मान लो यहाँ, तो वॉल्यूम इंस्पायरेशन के टाइम इस वॉल्यूम को बढ़ाना है ताकि प्रेशर क्या हो जाए, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीवी बराबर एनआरटी। तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम बढ़ाओ प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो हवा अपने आप हाई टू लो इंस्पायरेशन होगा। तो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सही बात है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी होती है, ठीक है, उससे स्टर्नम थोड़ा सा रिब्स लिफ्ट अप होता है, अपलिफ्ट। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा इंक्रीज, इंक्रीज होगा, तभी तो प्रेशर कम होगा, ये गलत हो गया। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, अंदर का प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा बेटा जी, वॉल्यूम उल्टा दे दिया, ये वॉल्यूम इंक्रीज होना था, पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होना था, तो पहले दो सही है, ए और बी, तो आंसर अपना गया फोर्थ। ठीक है, इंस्पायरेशन से कनेक्टेड आ गया सीधा। 27 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को ढूंढो, चुनो। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, CO2 का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली ऑक्सीजन में बाधा डाल सकता है, बाधा डाल सकता है, डाल सकता है, PCO2 बढ़े तो ट्रांसपोर्टेशन कम हो, वही बात है। हायर H+ कंसेंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो क्या कह रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो पहला, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर बच्चों बाधा डाल सकता है, सीधी सी बात है, जब CO2 बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी, फैक्टर आपको पता ही है, तो बिल्कुल इंटरफेयर करेगा, सही है। तो हायर H+ कंसेंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देख लो वो फैक्टर सारे के सारे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के क्या फैक्टर थे, PO2 ज्यादा, PCO2 कम, अभी बताया था, H+ कम, टेम्परेचर कम, pH ज्यादा, ये है फेवरेबल। तो ये कह रहा है कि अगर H+ कंसेंट्रेशन बढ़ी तो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ेगा क्या, गलत बात, H+ कम होगी तब बढ़ेगा, रॉन्ग है दूसरा। ठीक है, तीसरा, लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल, CO2 जब कम होगी, ये लो CO2 कम है तभी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है, करेक्ट है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, बिल्कुल, PO2 पर मेनली प्राइमरी फैक्टर ही PO2 है, PO2 जितना बढ़ेगा उतना ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, जुड़ेगा, बंधुता बढ़ेगी। तो रॉन्ग पूछा है, तो बेटा जी इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा आया, सेकंड आ गया। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पर। 28 एम्स से कनेक्टेड बेटा जी क्वेश्चन है। अब तो एम्स नीट को मर्ज कर दिया, पहले एम्स के एग्जाम के कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं। कीमो सेंसिटिव एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला इज अफेक्टेड बाय, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कीमो सेंसिटिव वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, श्वसन लय केंद्र के पास होता है ना एक रसो संवेदी केंद्र, वो किसके लिए बच्चों कंसेंट्रेट हाइपर सेंसिटिव था, बिल्कुल CO2 एंड H+ के लिए। O2 का रोल तो आपको बताया क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है, महत्वहीन होता है, तो मेन CO2 एंड H+, बढ़े हुए CO2 और H+,
हेरा थर्ड, एक्सेस CO2 एंड H प्लस। CO2 H प्लस बढ़ेंगे, CO2 बढ़ेगी तो H प्लस बढ़ेगा। CO2 बढ़ने का मीन हो गया आपकी ब्रीदिंग फास्ट, ताकि फटाफट CO2 को क्या किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके, बाहर निकाला जा सके, बढ़ी हुई मात्रा बेटा जी। अगला फिर से एम्स का इक्वेशन, ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज, फिर से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द मीडियम। ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इन ब्लड किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द मीडियम। CO2 बढ़ रही है तो क्या ऑक्सीमोग्लोबिन जुड़ने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उसके प्रोपोर्शनल थोड़ी है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द मीडियम, बिल्कुल। अगर बेटा जी PCO2 बढ़ता है तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। सीधी बात है, PCO2 बढ़ेगी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट लिख लो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हीमोग्लोबिन, सीधा ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं कि बेटा जी जब एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं रिवर्सिबल मैनर में, तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे HbO2, ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देख लो बच्चों, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन में वो किस फॉर्म में है, फेरस। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी बेटा जी वो फेरस ही होता है, इसलिए दोनों जगह फेरस है। तो बोलते हैं बेटा जी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ना ऑक्सीडेशन होता ना रिडक्शन होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता तो फेरस फेरिक में कन्वर्ट होता, दोनों में फेरस है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर। तो सीधा आ गया फेरस, सेकंड जा रहा है आंसर। तो हमने बोल दिया कि भाई हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है, समझ रहे हो ना ये चीज, दोनों जगह वो फेरस है बेटा जी, ऑक्सीडेशन नहीं बोल सकते ना रिडक्शन। तो क्या बोले, एक नया नाम होता, आप याद रखो, इस रिएक्शन के लिए बेटा जी आपको एक वर्ड मिलेगा, ऑक्सीजिनेशन। ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, क्या कहलाएगा, ऑक्सीजिनेशन, ऑक्सीजनीकरण कहलाता है। चलूं मैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलूं। 31, द वॉल्यूम ऑफ एनाटोमिकली डेड स्पेस एयर इज नॉर्मली, ये एनसीईआरटी से अलावा है बेटा जी क्वेश्चन, नोट्स में आपको बताता हूं। एनाटोमिकली डेड स्पेस, ये वो है कंडक्शन जोन जो होता है, जो कंडक्शन पार्ट होता है उसे बोलते हैं, था ना, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का पार्ट, और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर बेटा जी एल्यूलाई तक का पार्ट होता है रेस्पिरेटरी जोन, एक्सचेंज जोन, जहां से गैसेज का एक्सचेंज होगा वो रेस्पिरेटरी जोन कहलाएगा, एक्सचेंज जोन। जो कंडक्शन वाला पार्ट था वो कंडक्शन जोन कहलाता है। इसमें लगभग 150 ml एयर वो होती है जो इसमें ट्रेप रहती है, और ये वाली एयर बेटा जी एक्सचेंज में काम नहीं आती, इसलिए इसको बोलते हैं डेड स्पेस। एरिया कहलाता है डेड स्पेस, और एयर डेड स्पेस वॉल्यूम, वो 150 ml होता है, याद रख सकते हो 150 ml, जो एयर ट्रेप इन कंडक्शन जोन। संवहनीय क्षेत्र, चालन क्षेत्र में जो हवा फंसी हुई है वो डेड स्पेस, मृत वायु अवकाश है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सचेंज में काम नहीं आ रही। तो इसको थोड़ा ऐसे भी समझ लो बच्चों, जब अपन नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हो, कितनी एयर अंदर गई, नॉर्मल ब्रीदिंग को आपने बोला था टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन, कितनी एयर आपने ली, इनहेल की 500 ml। सारी लंग्स एल्यूलाई तक नहीं जाती, कुछ एयर कंडक्शन जोन में रहती है, इस वाले में वो 150 ml है, रिमेनिंग 350 ml कहां गई, एल्यूलाई। क्लियर है, डेड स्पेस बोलते हैं, मृत वायु अवकाश, याद रख सकते हो। अब बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन आपके लिए, इनसे एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं, हर बार करवाता हूं मैं आपको, कर लेते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, रेडी है ना आप। रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ कंडक्शन जोन, देख लो वैसा सही क्वेश्चन आ गया, ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग एंट्री, कंडक्शन जोन के कुछ कार्य बताएं, तो उसमें गलत जो है वो बताओ। तो कंडक्शन जोन और रेस्पिरेटरी जोन दो होते हैं, जो अपना एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है बेटा जी, बाह्य नासारंध्र है आपके पास, ये दो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, यहां से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, अंतस्थ श्वसनिकाएं, फिर इसके बाद वाला पार्ट आता है, क्या आ गया भाई, नहीं करना सेविंग, फिर आया रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, देन बेटा जी मैं सीधा ही लिख दूं एल्वियोलाई, कूपी का, बीच में कई वो डक्ट वगैरह आती है, सीधा आप याद रख लीजिए। अब जो रेस्पिरेटरी और एल्वियोलाई वाला पार्ट है, ये तो होता है रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज जोन,
एक्सचेंज, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स होती है इसलिए गैसेस का एक्सचेंज होगा ब्लड के साथ। और बच्चों नोस्ट्रिल से लेकर जो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का पार्ट है ये होता है कंडक्शन जोन। इसमें ब्लड वेसल्स इतनी नहीं होती इसलिए गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। नोस्ट्रिल, फिर नोस्ट्रिल के बाद नेजल चैम्बर, फिर वो नेजोफेरिंक्स, फेरिंक्स आ गया, देन वो लैरिंक्स, ट्रेकिया, वो सब इसमें इंक्लूड है। तो ये कह रहा है कि इस कंडक्शन जोन का काम क्या है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी में आपके दे रखा है बेटा जी। पहला ये काम होता है इस एयर को फिल्टर करना, जो हवा अंदर जा रही है उसे क्लीन करना। अगर कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई माइक्रोब्स है, तो बच्चों आपके नेजल नोस्ट्रिल पे हेयर होते हैं, म्यूकस होता है, उनको वहीं रोक लेगा, फिल्टर करता है। एक काम होता है ह्यूमिडिफाई करना, एयर को आर्द्र करना। मान लो बाहर बच्चों टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मियों के दिन है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और लंग्स में अपना फिक्स होता है ये 37 बिकॉज वी आर होमोथर्मल, समतापी हो 37 डिग्री। तो इतनी अगर हाई टेम्परेचर की एयर सीधे एल्वियोलाई में चली गई, एल्वियोलाई को डैमेज कर सकती है, ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट डाल सकती है। बाहर मान लो ठंड है एकदम, विंटर टाइम है, जमा हुआ 0 डिग्री है, उतनी एयर अगर कूल एयर अंदर चली गई तो ब्लड भी फ्रीज हो सकता है। इस कंडीशन में क्या करता है बच्चों, कंडक्शन जोन होता है वो बाहर वाली एयर को एयर बॉडी टेम्परेचर के लगभग इक्वल लाने का काम करती है, ह्यूमिडिफाई करती है, म्यूकस मिक्स करती है। ये सारे रूल उसी के होते हैं। तो क्या करता है वो, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, बिल्कुल आर्द्र करता है, वार्म अप द एयर, वायु को गर्म करता है। अगर बाहर ज़्यादा ठंड विंटर है तो उसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएगा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज नहीं करेगा, गैसेज का जो विसरण है, जो डिफ्यूजन है, जो एक्सचेंज है, वो कंडक्शन पार्ट में नहीं बेटा जी। वो जी आते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा क्वेश्चन है, देखियो क्या कह रहा है कि ए पर्सन सफर पंक्चर इन हिज चेस्ट कैविटी इन एन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स, इट्स इफेक्ट कुड बी। शानदार क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम्पलर का। क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि किसी दुर्घटना में एक व्यक्ति के सीने में बिना फेफड़ों को क्षति पहुंचाए सुराख हो जाता है, क्या यह श्वसन को प्रभावित करेगा? अगर हाँ तो किस प्रकार? मतलब बेटा जी जो थोरेसिक चैम्बर है, जो बास्केट है, जो रिब केज है, जो पिंजरा है जिसमें अपने लंग्स है, ये थोरेसिक चैम्बर बेटा जी मान लो ये अपने उसमें क्या है, लंग्स, ये थोरेसिक कैविटी। उसमें कहीं भी डैमेज हो गया, मान लो डायफ्राम पंचर हो गया, डायफ्राम में डैमेज हो गया। हमने कहा था ना बच्चों की ये जो थोरेसिक चैम्बर है, जो रिब केज है, वो एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है, वायु रोधी कक्ष। अगर उसमें पंक्चर हो जाए तो बेटा जी क्या इफेक्ट होगा? देखो लंग्स वगैरह कहीं कोई डैमेज नहीं हुआ, मतलब एक ऐसा एक्सीडेंट है इसमें अगले का ब्रेन सही है, लंग्स भी सही है, मान लो हार्ट लीवर सही है, फिर भी डेथ हो गई। उसका रीजन ये होता है बच्चों, ये जो थोरेसिक चैम्बर ये पंचर हो गया, पंचर मीन डैमेज हो गया, मान लो डायफ्राम डैमेज हो गया। अब हमने कहा था कि जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तभी तो लंग्स एक्टिवेट होंगे बच्चों, क्योंकि लंग्स के पास खुद की मसल्स नहीं होती। लंग्स में, फेफड़ों में जो भी एक्टिविटी है वो इसी डायफ्राम और थोरेसिक कैविटी और चैम्बर पर डिपेंड करती। तो अगर ये पंचर हो गया तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम प्रॉपर काम नहीं करेगा, प्रेशर जनरेट नहीं होगा, और बिना थोरेसिक कैविटी के लंग्स भी काम नहीं करेंगे, और बिना फेफड़ों के बच्चों ब्रीदिंग बंद हो गई, जिससे डेथ हो जाती है। तो क्या ऑप्शन है? पहला रिड्यूस ब्रीदिंग रेट, सांस की दर में कमी, आएगा ही नहीं सांस। अगर थोरेसिक चैम्बर ही डैमेज हो गया, डायफ्राम पंचर हो गया, ब्रीदिंग होगी नहीं बच्चों। रैपिड इंक्रीज इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग फास्ट होगी, गलत बात। नो चेंज इन रेस्पिरेशन, श्वसन में कोई परिवर्तन नहीं। सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, सांस का रुक जाना, तो बेटा जी ब्रीदिंग क्या हो गई? स्टॉप हो गई। तो सही आंसर इसका 4th आएगा। समझ गए ना बात? तो थोरेसिक चैम्बर जब तक सही है, एयर टाइट है, तब तक लंग्स प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, वही वॉल्यूम कम ज़्यादा, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज, वो सारी बात। अगर उनमें पंचर या कहीं से डैमेज हो जाए, अब वो प्रॉपरली कैविटी का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो लंग्स की एक्टिविटी बंद, ब्रीदिंग स्टॉप। क्लियर? चलें, चलो फिर आते हैं चलो अगले क्वेश्चन पे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, इट इज नोन दैट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू एनिमल्स बिकॉज, ये सर्वविदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों टॉक्सिक है, ये हीमोग्लोबिन से फ्यूज होकर क्या बनाएगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ स्टेबल प्रोडक्ट है, ऑक्सीडाइज्ड है, और बेटा जी कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन से कई गुना ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होगा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड हो गया तब वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा और टिश्यू तक, सेल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, इसलिए बच्चों टॉक्सिक है।
इट रिड्यूस CO2 ट्रांसपोर्टेशन, ये CO2 के ट्रांसपोर्ट को कम करता है, गलत। इट रिड्यूस O2 ट्रांसपोर्ट, ये ऑक्सीजन के परिवहन को कम कर देगी। और बेटा जी टिश्यू तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जब कम होगा, उस स्टेज को एक वर्ड भी देते हैं अपन, हाइपोक्सिया। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में पूछ रखा है, हाइपोक्सिया। हाइपो का मतलब कम, कौन? ऑक्सीजन। टिश्यू तक प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई। 35th क्वेश्चन देख लो आपके सामने। मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य समातन अभी जो अपन कर रहे हैं उसके रेफरेंस में बेटा जी ट्रू स्टेटमेंट, सही कथन का चुनाव करो। क्या है सही कथन? इंस्पायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस वेयर इज एक्सपायरेशन इज एक्टिव। ये तो बताए रखा ना, इंस्पायरेशन कैसी होती है? एक्टिव, नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम। और एक्सपायरेशन बेटा जी नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम होती है पैसिव। एक्टिव का मतलब जिसमें आपको एनर्जी एटीपी खर्च करनी पड़े, एनर्जी कंज्यूम हो। पैसिव में एनर्जी खर्च नहीं होती, एटीपी यूज नहीं होती। तो इंस्पायरेशन के टाइम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए एटीपी कंज्यूम होगी। एक्सपायरेशन के टाइम मसल्स रिलैक्स होती है, शिथिल होती है, वहां यूज नहीं होती। तो देख लो, इंस्पायरेशन इज पैसिव गलत है बेटा जी। इंस्पायरेशन एक्टिव वेयर इज एक्सपायरेशन इज पैसिव, सेकेंड ही हो गया। इंस्पायरेशन एक्टिव है और एक्सपायरेशन पैसिव है। क्लियर? चलें अगले पर। क्वेश्चन 30 बेटा जी अगला क्वेश्चन, ए पर्सन ब्रीथ इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स्ड इंस्पायरेशन आफ्टर हैविंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन। वैसा सही वही क्वेश्चन वाइटल कैपेसिटी वाला कि आफ्टर हैविंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन, बलपूर्वक बहिश्वसन के बाद बच्चों, अगर हमें फोर्स्ड एक्सपायरेशन की बात करें, उसके बाद आप मैक्सिमम फोर्स्ड इंस्पायरेशन की बात आ जाए तो वाइटल कैपेसिटी होगी ना, वही रिपीट सा ही हो रहा है क्वेश्चन। by forced inspiration after having a forced expiration, this is quantity of air taken in is vital capacity। तो forced expiration के बाद maximum inhale air, forced inspiration कितनी कर सकते हो? जेव क्षमता या vital capacity। अगला 37 क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेस्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ने के संदर्भ में गलत कथन की बात करो तो बेटा जी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ने के लिए आपको पता है PO2, बार बार बता रहा हूं ज्यादा, CO2 कम, H+ कम, टेम्परेचर कम, pH ज्यादा। देख लो इसमें क्या है, लोअर pH। हीमोग्लोबिन से बाइंड होने के रेफरेंस में लोअर pH पे तो बाइंड नहीं होगी। लोअर टेम्परेचर ठीक है, लोअर PCO2 ठीक है, हायर PETO। ये इनकरेक्ट पूछा तो बच्चों ये जो तीनों फैक्टर है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो बाइंडिंग को प्रमोट करेंगे, बाइंड करेंगे। ये वाला एक है जो डिसोसिएशन करवाएगा, पहले वाला। तो फर्स्ट ही हो गया ना, लोअर pH अलग से है, ओड है, फर्स्ट कर देंगे अपन। इससे बाइंड नहीं होगा, इससे डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो कर लोगे आप। 38, मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम कौन सी मसल्स काम आती है? तो नॉर्मल ब्रीदिंग में बेटा जी एक तो डायफ्राम की फ्रेनिक मसल काम आती है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम आती है। कहाँ है, कहाँ है? एब्डोमिनल भी बेटा जी फोर्सफुल के टाइम काम आएगी। ये रहा, थर्ड आ गया, डायफ्राम एंड EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। फोर्सफुल के टाइम IICM काम आती है, एब्डोमिनल काम आती है, उदरीय काम आती है। नॉर्मल पूछा है, सामान्य पूछा है, अभी जो चल रहा है उसके लिए पूछा है, तो डायफ्राम और EICM। इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसेमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज हाई इन सिगरेट स्मोकर इन सच केस। वात स्फीति जो एक श्वसन संबंधी विकार है धूम्रपान करने वालों में, सिगरेट धूम्रपान करने वालों में ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा जी क्या डैमेज हो जाएगी? एल्वियोलर वॉल। कहाँ है ये रहा, द एल्वियोलर वॉल आर फाउंड डैमेज्ड। वायु कुपिका की भित्तियां, दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, ध्यान है, जिससे बच्चों सरफेस एरिया जो एक्सचेंज का है वो कम हो जाएगा। 40 क्वेश्चन 40वां, रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाई certain specialized center in the brain. One of the following listed center can reduce the inspiratory duration of stimulation। वही श्वसन प्रक्रिया के लिए ब्रेन में बेटा जी कई सेंटर है, वो कौन सा केंद्र है जिससे संकेत आने पर इंस्पायरेशन स्लो डाउन होगा? कौन है? न्यूमोटैक्सिक है बेटा जी, ये रहा सेकंड। न्यूमोटैक्सिक से सेंटर आएंगे, सिग्नल आएंगे तो इंस्पायरेशन क्या होगा? इनहिबिट होगा, सीधा सा है। CO2 डिसोशिएट फ्रॉम कार्ब हीमोग्लोबिन व्हेन। अब बच्चों CO2 डिसोशिएट, बोलो, जो HB है हीमोग्लोबिन के एमिनो ग्रुप से कौन जुड़ी? CO2 जुड़ी। रिवर्सिबली जुड़ती है, चाहे O2 जुड़ो चाहे CO2। बन गया क्या? ये प्रोडक्ट बना, इसको हम बोलेंगे कार्ब एमिनो कंपाउंड। तो ठीक ऑक्सीजन की तरह बेटा जी हीमोग्लोबिन से CO2 जुड़ना कब होगा?
वहां होगा जहां CO2 क्या हो ज्यादा और O2 क्या हो कम। ये कंडीशन कहां रहती है आपके टिश्यू के पास, टिश्यू में CO2 ज्यादा है बेटा जी। और डिसोसिएशन कब होगा, जब CO2 हो कम O2 हो ज्यादा। ऐसा कहां होता है, एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई के पास डिसोसिएशन हो जाएगा और ये CO2 अलग होकर एल्वियोलाई में चली गई। तो देख लो डिसोसिएशन पूछ रहा है आपसे। तो CO2 डिसोशिएट फ्रॉम कार्बन हीमोग्लोबिन से CO2 वियोजित कब होगी, जब PCO2 इज हाई हो और PO2 इज लो हो। गलत हो रहा, PO2 इज हाई एंड PCO2 इज लो। सेकंड, CO2 कम O2 ज्यादा। ऐसा कहां होगा, एल्वियोलाई के पास, कुपिका के पास। इसीलिए कुपिका में CO2 रिलीज हो जाएगी और फिर एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर चली जाएगी। सेकंड कर देंगे। 42, इन ब्रीदिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाई। तो वायु का आयतन अपन किससे मापते हैं बेटा जी, वो आपका है स्पाइरोमीटर। याद रख सकते हो, स्टेथोस्कोप आ गया, ये तो हार्ट बीट के लिए होता है, धड़कनों के लिए। हाइग्रोमीटर बेटा जी वो ह्यूमिडिटी वाला हाइग्रोमीटर। आर्द्रता ग्राह्य स्फिग्मोमैनोमीटर बीपी के लिए यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर यहां आ जाएगा स्पाइरोमीटर, ध्यान होने चाहिए आपको। सेकेंड लास्ट, फिर से वही PO2 PCO2 वाला। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो ए राइट शिफ्ट इन केस ऑफ। ये लो कर्व का बेटा जी थोड़ा सा अलग है। ये आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व मैंने दो बना दिए, A और B। ये राइट साइड है, तो कर्व राइट साइड में कब टिल्ट होगा, राइट साइड में जाने का मतलब देख लो, ये रहा, ऐसे बना के हम समझ लेते हैं ना। ये मान लो बेटा जी यहाँ PO2 की कोई वैल्यू लिख दी मैंने, कुछ भी मान लो 10 mmHg लिख दिया। इस पर इस कर्व के लिए सेचुरेशन है X और A कर्व के लिए सेचुरेशन है Y, हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन। तो जब बच्चों आप कर्व को राइट साइड में ले जाओगे, दाईं ओर ले जाओगे, B राइट साइड में जा रहा है, तो हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, X की वैल्यू Y से कम है, तो जब कर्व राइट साइड में गया तो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन क्या होगा। जब कर्व राइट साइड में जा रहा है बेटा जी, तो X की वैल्यू Y से कम, राइट साइड में जाएगा तो सेचुरेशन क्या होगा, कम, बाइंडिंग कम, फॉर्मेशन कम, फॉर्मेशन कम तो डिसोसिएशन ज्यादा। तो राइट साइड में सारे डिसोसिएशन वाले फैक्टर उसको राइट साइड में ले जाएंगे। PO2 कम, CO2 ज्यादा, H+ ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा और pH कम। क्लियर है, ये सारे फैक्टर कर्व को किधर खिसकाएंगे, राइट साइड में। ठीक है, डिसोसिएशन होगा, सेचुरेशन कम हो जाएगा। हाई PCO2 ठीक है, हाई PO2 लो PCO2 लेस, फर्स्ट हो जाएगा। हाई PCO2 ये रहा, ये कर्व को किधर ट्रांसफर करेगा, राइट साइड में ट्रांसफर करेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी। अब क्लियर है बात, ध्यान रख लेना, डिसोसिएशन कर्व का क्वेश्चन है। चलो आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर बेटा जी। मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ये मैच करके बेटा जी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रेफरेंस में दे रखा है कि केंचुआ अर्थोम में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो अर्थोम में बेटा जी मोइस्ट क्यूटिकल होती है, फ्रॉग में भी होती है नम त्वचा, क्यूटिकल। क्यूटिकल और स्किन तभी बच्चों ब्रीदिंग करेगी जब वो मोइस्ट हो, नम हो, ड्राई में नहीं होता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक है तो बच्चों गिल्स है, इंसेक्ट में ट्रेकिया होते हैं, लेकिन जलीय है तो गिल्स होंगे। फिशेज, मछलियों में भी गिल्स होंगे, फिशेज में भी गिल्स ही होंगे, ऑप्शन नहीं है। बर्ड्स और रेप्टाइल में बेटा जी लंग्स होंगे। अब इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन आ गया कि मैच द कॉलम में देखो, थोड़ा इसको करेक्शन करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल में आ जाते हैं कई बार। ए में फर्स्ट, ये रहा ए में फर्स्ट, बी में इसने फोर्थ दिया ना, ये सेकंड दे रहा होगा आंसर, बी में फोर्थ। तो इसमें ये करेंगे अपन, एक्वेटिक वर्ड हटा देंगे आगे से, आर्थ्रोपोडा के आगे से क्या हटा दो, एक्वेटिक। इधर जलीय कीट दे रखा है, इधर इंसेक्ट ही कर लो, केवल एक्वेटिक नहीं, ओनली इंसेक्ट कर लो। ओनली इंसेक्ट करोगे तो फिर बेटा जी क्या आ जाएगा, ट्रेकिया। तो अर्थोम में मोइस्ट क्यूटिकल, दूसरा इंसेक्ट में ट्रेकिया, सी फिशेज में गिल्स और डी बर्ड्स और रेप्टाइल में लंग्स, फिर ये आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो कीट कर लो केवल, कीट में श्वास नली ट्रेकिया होती है, ये आ गया। तो आज बेटा जी अपन ने इस लेक्चर में जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन, नीट के, एम्स के और जो एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो आप लोगों के साथ सोल्व किए। खूब सारे क्वेश्चंस की बेटा जी प्रैक्टिस की और हम लोगों को बिल्कुल ही आइडिया लगा कि इस चैप्टर के कौन कौन से पॉइंट से ज़्यादातर क्वेश्चन आए गए हैं। जैसे डिसऑर्डर से हर बार क्या, हर डिसऑर्डर के क्वेश्चन पूछे हैं। लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी से क्वेश्चन बनता है, मेनली आ रखे हैं काफ़ी। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ब्रीदिंग की मैकेनिज्म से काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं।
तो ऐसे थोड़ा सा आइडिया बेटा जी अपने को लग जाता है, ताकि एग्जाम से पहले अपन फास्ट फॉरवर्ड जब रीडिंग लगाएं, रिवीजन करें, तो उन्हीं मेन पॉइंट को रिकॉल कर लें। ठीक है बेटा जी, तो आप यूं ही लगे रहो अपनी स्टडी में, मस्त रह के, स्वस्थ रह के, स्टडी में व्यस्त रह के। मिलते हैं मयंक सर आपको एक और अगले शानदार लेक्चर में, तब तक के लिए वही जय हिंद।